हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक। तो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है ग्रेड 9 के अकॉर्डिंग न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो ये आपके चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। और वैसे मैं इसका प्रूफ यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ, लेकिन इस साल ये आपके सिलेबस में इसका डेरिवेशन यानी कि प्रूफ जनरली नहीं है आपको, लेकिन इसका आइडिया होना चाहिए और इसके बेस पर जो न्यूमेरिकल पूछे जाएं वो आपको आने चाहिए, इसलिए मैं प्रूफ भी बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की। ठीक है, लीनियर मोमेंटम हमें मैथमेटिकली डेफिनेशन पता है, किसी भी कोई भी ऑब्जेक्ट एम मास का ऑब्जेक्ट हो, अगर वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा हो तो उसके मास और वेलोसिटी का मल्टीप्लीकेशन ही क्या दिया जाता है, क्या बोला जाता है, उसका लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो लेकिन अब हम बात कर रहे हैं किसी कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की। तो इसका स्टेटमेंट क्या होता है कि अगर किसी सिस्टम के अंदर एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स हो, पार्टिकल हो, एक या एक से ज्यादा, और उस सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स ना लगे, तो सिस्टम का हमेशा लीनियर मोमेंटम हमेशा कंजर्व बना रहता है। कहने का मतलब यह है कि अगर एक सिचुएशन में लीनियर मोमेंटम 10 आया है तो बाद में कैसी भी सिचुएशन हो जाए, उसकी वेलोसिटी किसी भी तरह की हो, एक से ज्यादा पार्टिकल की, टोटल लीनियर मोमेंटम का सम हमेशा सेम आएगा। ये ठीक ऐसे मैं एक एग्जांपल से समझाऊं आपको कि मान लीजिए अभी मेरे सामने आप लोग बैठे हैं, 10 स्टूडेंट्स हैं, हर एक को मैंने 10 रुपीज दे दिए। ठीक है, सभी को मैंने 10 रुपीज दे दिए और मैंने पूछा कि भाई बताओ इस क्लास के अंदर टोटल कितनी मनी है, तो सबने काउंट करके बोला 10 10 10 10 10 100 रुपीज है। अब हम क्या बोल रहे हैं, इस सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, यानी कि बाहर का किसी भी तरह का कोई इफेक्ट ना आए, ना अंदर से कोई बाहर जाए, तो कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। इसका मतलब इस क्लासरूम से कोई बच्चा बाहर नहीं जा रहा, बाहर से कोई अंदर नहीं आ रहा। अब मैं क्या हुआ कि मैं बैठ गया इधर उधर कहीं पे, उतनी देर में एक दो स्टूडेंट उठे, ना पैसे निकाल, पैसे निकाल, तू भी पैसे निकाल, तू भी पैसे निकाल, दादा थे, है ना, पैसे छीन लिए, या किसी की उधारी चल रही होगी कि भैया तू मेरे पैसे लौटा, सबने इधर उधर कर दिए। अच्छा, मैंने चिल्लर फॉर्म में दिए थे, मान लीजिए 1 1 रुपीज के 10 कॉइन्स दिए थे ताकि किसी को भी देने में परेशानी ना हो। ठीक है साहब, अब किसी ने 5 रुपीज एक को दे दिए तो उसके पास 5 रुपीज ही रह गए, लेकिन जिसके पास ऑलरेडी 10 थे और उसने 5 ले लिए तो उसके पास 15 हो गए। इस तरीके से किसी ने 2 रुपीज दिए, किसी ने 3 रुपीज लिए, ऐसा कुछ भी हुआ। यानी कि आपने ये बोला कि कोई एक सिस्टम था, ये एक सिस्टम था जिसके अंदर 10 पार्टिकल्स थे, 10 पार्टिकल्स थे, अलग अलग m1 मास, m2 मास, और उन सब की अलग अलग वेलोसिटीज थी, u1 u2 u3 u4 u5, ऐसे अलग अलग 10 पार्टिकल्स की अलग अलग वेलोसिटी थी। तो हर एक का लीनियर मोमेंटम कितना होगा, m1 u1 प्लस m2 u2 m3 u3 m4 u4, ऐसे सो ऑन। ये 10 पार्टिकल्स, आप 10 स्टूडेंट हैं, इनको मनी दिया का मतलब इनिशियल वेलोसिटीज मैंने दे दी। ठीक है, सबको 10 10 रुपीज, तो सबका लीनियर मोमेंटम आ गया m1 u1 m2 u3। तो ये टोटल मनी मेरे पास कितनी निकल करके आई, अगर इनके लीनियर मोमेंटम को मैं मनी मान रहा हूं, p1 प्लस p2 प्लस p3 प्लस p4, तो अगर एक का लीनियर मोमेंटम पूछूं तो 10 रुपीज एक के पास है तो 10 उसका लीनियर मोमेंटम हो गया, दूसरे के पास भी 10 है, पूरे सिस्टम का लीनियर मोमेंटम पूछूं तो कितना हो गया, 100 हो गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब बाहर से कोई फोर्स लगा नहीं रहा, यानी कि इनके ऊपर बाहर का कोई इफेक्ट पड़ नहीं रहा। अब नेक्स्ट सिचुएशन क्या हुई कि किसी ने एक से ज्यादा पैसे ले लिए, किसी के पास कम हो गए, किसी के पास ज्यादा हो गए, लेकिन क्लासरूम में तो 10 ही स्टूडेंट्स है, 1 2 3 4। अब लेकिन कोई कहां पे चला गया, कोई कहां पे चला गया, कोई कहां पे चला गया। ठीक है, ये रैंडमली। अब जिनके पास पैसे कम हो गए तो आप सोचो कि वेलोसिटी उनकी चेंज होगी, पैसे कम होने का मतलब लीनियर मोमेंटम चेंज हो गया। लीनियर मोमेंटम कब चेंज होगा, मास तो पर्सन का चेंज नहीं हुआ होगा, उसकी वेलोसिटीज में ही चेंज आया होगा। तो अब इसकी वेलोसिटी v1 हो गई, किसी की वेलोसिटी डायरेक्शन भी v2 चेंज हो गई, v3 हो गई, ऐसे v10 हो गई, है ना। 10 स्टूडेंट्स, 10 पार्टिकल्स, सबकी वेलोसिटी 10 हो गई। क्यों? क्योंकि मनी चेंज हो चुकी है। तो किसी के पास कम है, किसी के पास ज्यादा है, किसी की वेलोसिटी कम हो गई, किसी की ज्यादा हो गई, उस हिसाब से इनके लीनियर मोमेंटम भी चेंज हो गए। पहले अगर पूछता, मान लीजिए हर एक का मास 1 kg मानता और u1 की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड मानता, तो आंसर कितना आता, 1 × 10 10, तो वही 10 रुपीज हो गया। हर एक का मास 1 1 मान लो,
तो 1 और सबको मैंने 10 10 दिया, यानी कि सबकी इनिशियल वेलोसिटी सेम रख दी, तो सबका लीनियर मोमेंटम कितना आ रहा था 10 10 10 10 10 10 का 10 टाइम्स 100 हो गया था। अब किसी ने यहां पर ज्यादा ले ली तो मास तो सभी मास तो चेंज नहीं हुआ किसी भी स्टूडेंट का, तो मास तो वही है m1 1 kg मान लिया। लेकिन अब मान लीजिए इस फर्स्ट स्टूडेंट ने दूसरे स्टूडेंट से 5 रुपीज ले लिए, तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, एक तरह से v1 की वैल्यू 15 और सेकंड की 5 रुपीज कम हो गए, तो पहले 10 थी तो अब उसकी कितनी हो गई होगी 5। तो पहले का लीनियर मोमेंटम पूछूं यानी कि पहले की मनी पूछूं तो कितनी हो गई 15, है ना, 5 रुपीज उससे ले लिए, 10 पहले से ही थे, दूसरे की कितनी हो गई 5। लेकिन अब मैंने क्लास में पूछा भाई सबको मैंने 10 10 रुपीज दिए हैं, मैंने कहा एक काम करो, कोई भी एक स्टूडेंट इधर आओ और सबसे मनी कलेक्ट करो और मुझे बताओ कितने टोटल वापस मनी है यहाँ पर, तो आंसर कितना आएगा आप सोचिए। भले ही किसी के पास कम थे ज्यादा थे, अगर मैं पूछूं कि भाई टोटल मनी का कलेक्शन बताओ कितना है, तो एक जना कहेगा 15, एक जना कहेगा 5, एक जना कहेगा 3, एक जना कहेगा 17, ऐसे करके वो स्टूडेंट जब ऐड करेगा टोटल मनी अभी भी कितनी आएगी 100 ही आएगी। इसका मतलब जब बाहर से कोई अंदर नहीं आया, अंदर से कोई बाहर नहीं आया, तो पैसे कहीं ट्रांसफर नहीं हुए, अंदर के अंदर ही रहे। टोटल मनी का कलेक्शन पहले भी 100 था, अभी भी 100 है। वही लीनियर मोमेंटम में हो रहा है कि अगर बाहर से कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स ना लगे, बाहर सिस्टम से कोई इफेक्ट ना पड़े, तो टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व। दिस इज द स्टेटमेंट जो आप लोगों को एज इट इज लिखना है, आप यहीं से नोट करेंगे, इसके कोई एक्स्ट्रा नोट्स नहीं भेजे जाएंगे। बोर्ड पे बहुत मैंने मेहनत से लिखा हुआ है, क्लियरली लिखा हुआ है, तो आप ये ना कहें कि सर इसके नोट्स भेजिए, ऐसा कुछ कीजिए। आपको यू हैव टू राइट एज इट इज। क्या लिखना है, अकॉर्डिंग टू, अगर जिनको राइटिंग समझ में नहीं आ रही हो या ब्लर आ रहा हो, ऐसा कुछ हो मान लीजिए, तो क्या लिखना है, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, when no external unbalanced force acts on a system, then the total linear momentum of the system always remains conserved, that is constant. According to law of conservation of linear momentum, when no external unbalanced force acts on a system, जब किसी सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स वर्क ना करे, तो टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व। तो हमेशा उस सिस्टम का लीनियर मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है। इसका मतलब सम ऑफ टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर एनी सिचुएशन, अब वो चाहे कोलिजन हो चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, एक सिस्टम का किसी केस 1 के अंदर टोटल लीनियर मोमेंटम्स का सम, ये समझ में आ गया होगा 10 स्टूडेंट्स, टोटल सम ऑफ लीनियर मोमेंटम बिफोर एनी सिचुएशन, यानी कि जिस टाइम मैंने दिए वो विल बी इक्वल टू सम ऑफ टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर। आफ्टर का मतलब जो भी सिचुएशन होगी, आप चाहो तो बिफोर एनी केस 1, बिफोर इन एनी केस 1 विल बी इक्वल टू सम ऑफ टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम आफ्टर इन एनी केस 2, इन एनी केस 2, प्रोवाइडेड कब, जब कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स ना लगे तब, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द व्हाट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो आप, आई होप आप लोगों को डेफिनेशन बहुत अच्छे से क्लियर हो गई, समझ में भी आ गया होगा। अब इसका हम मैथमेटिकल प्रूफ देखते हैं, ऑल्दो डेरिवेशन इज नॉट इन योर सिलेबस इस साल, ठीक है, लेकिन फिर भी आप लोगों को आना चाहिए, है ना। सो बिकॉज ऑफ कोविड द सिलेबस, वट एवर सिलेबस हैज बीन रिड्यूस, उसके अंदर ये आपका डेरिवेशन हटा दिया गया है, लेकिन हमें देख लेना चाहिए। तो मैंने क्या बोल दिया, एक सिचुएशन बना रखी है, देखिए मैंने यहाँ पर, लेट सपोज ए ऑब्जेक्ट है जिसका मास m1 है, बी ऑब्जेक्ट है जिसका मास m2 है। इनिशियल, वो किसी इनिशियल वेलोसिटी बिफोर कोलिजन, ये कोलाइड होने वाले हैं उससे पहले की बात है, कि m1 मास वाला ऑब्जेक्ट जो a है वो u1 इनिशियल वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है, और जो m2 जिस ऑब्जेक्ट b है उसका मास m2 है, वो इनिशियल वेलोसिटी u2 से चल रहा है ना। a b के पीछे, और मान लिया कि a की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो b की इनिशियल वेलोसिटी से ज्यादा है, तो अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे होंगे और इसकी स्पीड वेलोसिटी ज्यादा होगी, तो ये इससे कुछ टाइम बाद डेफिनेटली कोलाइड होने वाला होगा। यही सारी चीजें मैंने यहाँ पे सिंपली मेंशन करी और कुछ भी नहीं।
जो जो हम चीजें काम में लेने वाले हैं उनको मैंने एक बार स्पेसिफाई कर दिया है, ठीक है। तो m1 जैसे मैंने लिख दिया, m1 मास ऑफ a ऑब्जेक्ट, m2 मास ऑफ b ऑब्जेक्ट, u1 इनिशियल वेलोसिटी ऑफ a बिफोर कोलिजन, u2 इनिशियल वेलोसिटी ऑफ b बिफोर कोलिजन, ठीक है। लेट सपोज u1 इज ग्रेटर देन टू u2, तो ड्यूरिंग द कोलिजन, जिस टाइम पे कोलाइड हो रहे हैं उस टाइम पे होगा क्या, अब जैसे ये दो ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, मान लीजिए ये दो ऑब्जेक्ट हैं, ये इधर चल रहा था, इससे पीछे से टकरा है, तो टकराते टाइम कुछ ना कुछ तो टाइम लगा होगा उनको ड्यूरिंग द कोलिजन, भले ही वो टकराने के बाद सेपरेट हो रहे हैं या एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, लेकिन जो आप इसको स्लो मोशन में देखें तो ये आ रहा है, टकराया, कोलाइड हुआ, कोलाइड होके सेपरेट हो रहा है। तो ड्यूरिंग द कोलिजन, जब तक वो कोलिजन में रहे, जो भी वो थोड़ा सा टाइम लगा उसको हमने मान लिया टाइम टी, कि वो कोलिजन कितनी देर तक बना रहा, टी टाइम तक। तो जब तक वो कोलाइड होते रहे उस टाइम तक क्या करेगा, ये ऑब्जेक्ट इस पर फोर्स लगाएगा और ये ऑब्जेक्ट इस पर फोर्स लगाएगा, यानी कि दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे पर, ये आए टकराए तो ये इस पर फोर्स लगा रहा है, ये इस पर फोर्स लगा रहा है, क्या हो गया, मैं वॉल पर फोर्स लगा रहा हूं, वॉल मेरे ऊपर फोर्स लगा रही, क्या हो गया, एक्शन रिएक्शन। तो अगर मैंने मान लिया कि m1 ऑब्जेक्ट फोर्स लगा रहा है m2 पर, तो फोर्स एक्सर्टेड ऑन m2, इसको हम कैसे लिखते हैं, F21, किस पर फोर्स लग रहा है, m2 पर, तो जिस पर फोर्स लगता है उसको जनरल नोटेशन में पहले लिख देते हैं। तो फोर्स ऑन 2 कौन लगा रहा है, 1 लगा रहा है, तो ड्यू टू 1, तो मैंने लिख दिया फोर्स ऑन 2, 2 कौन, B, तो फोर्स ऑन 2 दैट इज B, ड्यू टू 1, 1 कौन, A। ये क्या कहला गया, इसको मान लिया मैंने एक्शन, कि भाई m2 पर फोर्स लगा m1 के कारण, इसको बोल दिया एक्शन। तो m2 भी तो उस पर उसी टाइम जब ये इससे कोलाइड हुआ है तो ये भी तो इससे कोलाइड हुआ होगा, तो अब m2 भी उतना ही फोर्स लगाएगा, लेकिन m1 इधर लगा रहा था तो m2 इसकी अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा। इसको हमने बोल दिया m2 ने m1 पर फोर्स लगाया, तो m1 पर फोर्स बिकॉज ऑफ m2, 1 पर फोर्स ड्यू टू 2, 1 पर फोर्स ड्यू टू 2, F12, फोर्स ऑन 1, 1 का मतलब A पर, ड्यू टू 2, इसको हमने क्या मान लिया, ये एक तरह का रिएक्शन हो गया। F12 फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 को एक्शन मान ले, तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 क्या हो जाएगा, रिएक्शन मान लिया। ये सब काम कितनी देर तक होता रहा, ये कब तक कोलिजन में बने रहे, टी टाइम हमने मान लिया कि जो टाइम इंटरवल है वो कितने का है, डेल्टा टी टाइम, स्मॉल टी सेकेंड्स तक वो कोलिजन में बने रहे, ठीक है। ये सारी चीजें हुई। अब फिर कोलिजन के बाद वो सेपरेट हो गए, सेपरेट होने के बाद लेट सपोज फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो ए है वो उसकी, अब क्योंकि कोलिजन हुआ है तो इनकी वेलोसिटी तो चेंज होगी, पैसे का एक्सचेंज वगैरह हो गया, वेलोसिटी चेंज होगी, ठीक है, लेकिन बाहर से किसी ने फोर्स नहीं लगाया, ये खुद एक दूसरे से कोलाइड हुए, कोई दूसरा नहीं आया इनके ऊपर कोलिजन करवाने के लिए कि किसी ने पीछे से धक्का दिया, किसी ने आगे से धक्का दिया, यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ है, खुद एक दूसरे से टकराए, इसी वजह से ये एक्शन रिएक्शन है। तो यहाँ पर इनकी वेलोसिटी में चेंज आया। ये सिस्टम को मैं एक बॉक्स में बंद कर देता हूं, तो देखिए ये सिस्टम ये रहा और ये सिस्टम ये रहा, ये बिफोर कोलिजन वाला सिस्टम था, बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा, कोलिजन के दौरान भी बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा, यही एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं, तो सिस्टम में यही एक दूसरे के अंदर फोर्स लगा रहे हैं। कोलिजन के बाद इसकी वेलोसिटी हो गई v1, इसकी वेलोसिटी हो गई v2। अरे वाह, वेलोसिटी चेंज होते ही पहले कुछ इनिशियल लीनियर मोमेंटम रहा होगा, इसका कितना इनिशियल लीनियर मोमेंटम रहा होगा, मास इनटू वेलोसिटी m1 u1, और इसका इनिशियल लीनियर मोमेंटम कितना रहा होगा, m2 u2, ये लिख दिया मैंने। P1 बोले तो इनिशियल लीनियर मोमेंटम ऑफ 1 m1 u1, इनिशियल लीनियर मोमेंटम ऑफ A बिफोर कोलिजन। P2 B का लीनियर मोमेंटम, तो P2 इक्वल्स टू m2 u2, इनिशियल लीनियर मोमेंटम ऑफ B बिफोर कोलिजन। अब इनकी वेलोसिटी चेंज हो गई v1 और v2, यानी कि फाइनल वेलोसिटी हो गई, ये मेंशन कर दी। v1 क्या है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ A आफ्टर कोलिजन, v2 फाइनल वेलोसिटी ऑफ B आफ्टर कोलिजन, ये भी मेंशन कर दी। तो इनके लीनियर मोमेंटम भी चेंज हो गए आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन को मैंने P1 डैश बोल दिया, P1 डैश m1 v1, P1 का मतलब फर्स्ट के लिए, डैश का मतलब सेकंड सिचुएशन आफ्टर कोलिजन, तो P1 डैश m1 v1 फाइनल लीनियर मोमेंटम of A after collision, P2 dash m2 v2 is equals to final linear momentum of B after collision।
तो इसका आफ्टर कोलिजन लीनियर मोमेंटम हो चुका है m1v1, इसका हो चुका है m2v2। पहले के रेस्पेक्ट में देखें, फर्स्ट का लीनियर मोमेंटम था m1u1, अब फर्स्ट का लीनियर मोमेंटम हो चुका है m1v1। पहले था m1u1, अब हो गया m1v1। क्या लीनियर मोमेंटम में चेंज आया? बिल्कुल चेंज आ गया। चेंज कितने का आया वो भी मैंने लिख दिया, डेल्टा P1। डेल्टा किसके लिए यूज करते हैं? चेंज के लिए। P1 का मतलब फर्स्ट में चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट ए। कैसे निकालेंगे? फाइनल लीनियर मोमेंटम माइनस इनिशियल लीनियर मोमेंटम। फाइनल ए के लिए इतना हो चुका है, इनिशियल इतना चल रहा था, तो ये इनिशियल इतना है, फाइनल इतना हो गया। तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो क्या लिखेंगे? P1 डैश माइनस P1 m1v1 माइनस m1u1। इसी तरीके से बी में भी, बी के भी लीनियर मोमेंटम में चेंज आया है। बी का इनिशियल लीनियर मोमेंटम था m2v2 m2u2, फाइनल हो गया m2v2। तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम क्या बोलूंगा? डेल्टा P2 इज इक्वल्स टू P2 डैश माइनस P2 m2v2 माइनस m2u2। ये हो गया क्या? चेंज इन लीनियर मोमेंटम। अब न्यूटन का थर्ड लॉ क्या बोलता है? कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस ऑलवेज अकर्स ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स साइमल्टेनियसली। क्या यही हो रहा है क्या? दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं, एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं, इक्वल फोर्स लगा रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, साइमल्टेनियसली लगा रहे हैं। तो इसका मतलब जो F21 है और F12 है वो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग क्या होने चाहिए? दे मस्ट बी एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स सिंस दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। बिल्कुल, तो इसका मतलब वो इक्वल होने चाहिए मैग्नीट्यूड वाइज। तो F21 और F12 दोनों इक्वल होने चाहिए, एक एक्शन है तो दूसरा रिएक्शन है। ठीक है, इसको मैंने इक्वेशन 3 दे दी, इसको इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। लेकिन अब हमें एक चीज और पता है। क्या पता है? न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है? कि जब भी मोमेंटम में चेंज हो जाए तो रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम ड्यू टू एनी फोर्स विल बी, कैसे निकाला जाएगा? जो फोर्स लग रहा होगा किसी भी ऑब्जेक्ट पर, उसको कैसे डिफाइन किया जाता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ, किसी एक ऑब्जेक्ट पर फोर्स किसी ने लगाया तो हम क्या बोलते हैं? फोर्स ऑन दिस ऑब्जेक्ट को कैसे डिफाइन किया जाता है? इसके अंदर जो भी इस फोर्स लगने के कारण मोमेंटम में चेंज आया टाइम के रेस्पेक्ट में, तो डिफाइन कैसे करते हैं? द रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम will be equals to the force on any object. So force on any object will be equals to rate of change in its linear momentum. तो force on any object, अगर मैं पूछूं B पर कितना फोर्स लग रहा है, तो B पर फोर्स कौन लगा रहा है? A। B पर फोर्स ऑन B ड्यू टू 1, तो फोर्स ऑन B ड्यू टू 1 F21 लिख दें या फोर्स ऑन B लिख दें? तो मैंने लिख दिया F21 क्या हो गया? फोर्स ऑन B। B पर फोर्स लग रहा है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये किसके इक्वल होना चाहिए? रेट ऑफ चेंज इन बी के, लीनियर मोमेंटम के टाइम के रेट में चेंज होना चाहिए। रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट बी। रेट का मतलब टाइम से डिवाइड करना। किसको डिवाइड करना? चेंज इन लीनियर मोमेंटम को डिवाइड करना। तो हमने क्या लिख दिया? F21 किस में होना चाहिए? बी के। तो डेल्टा P2 अपॉन टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल कितना हमने ले रखा है? स्मॉल टी। तो डेल्टा टी की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया? टी। डेल्टा P2 कितना है? M2v2 माइनस M2u2। तो फोर्स ऑन B क्या होना चाहिए? B के मोमेंटम में टाइम के रेस्पेक्ट में जो चेंज आया, कितने का चेंज आया? M2v2 माइनस M2u2 अपॉन T। इसी तरह से अगर मैं पूछूं कि क्या A का भी लीनियर मोमेंटम चेंज हुआ है, A पर भी फोर्स लगा था? हाँ। A पर फोर्स किसने लगाया? B ने। तो A पर जो फोर्स लगा उसके कारण बी ने जो ए पर फोर्स लगाया उसके कारण ए के लीनियर मोमेंटम में चेंज हुआ। तो फोर्स ऑन ए पर जो फोर्स लगा ड्यू टू बी, उसके कारण ए के लीनियर मोमेंटम में, फोर्स ए पर लग रहा है तो लीनियर मोमेंटम में चेंज किस में होगा? ए में ही होगा। तो फोर्स ऑन ए के कारण ए के लीनियर मोमेंटम में चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम कितना होना चाहिए? डेल्टा P1 अपॉन डेल्टा टी। M1v1 माइनस M1u1। ये क्या हो गए? F21 की वैल्यू, F12 की वैल्यू। इसको इक्वेशन 4 दे दिया, इक्वेशन 5। यहां से 3 में हम 4 और 5 से अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं। अब ये टर्मिनोलॉजी तो आपको समझ में आई गई है। इसको अब मैं रब कर रहा हूं और यहां पे सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं और देखते हैं कि क्या चीज बन रही है। तो देखिए यहां पे सब्स्टिट्यूट किया हमने,
तो इक्वेशन बाय इक्वेशन 4 and 5 into 3 जैसे हम रखेंगे हमें क्या मिलेगा, F21 की जगह क्या लिखना है मुझे, M2 V2 minus M2 U2 upon T, M2 V2 minus M2 U2 upon T will be equals to, थोड़ा सा इधर लिखते हैं ताकि और अगर कहीं कुछ काम करना पड़े तो स्पेस बनी रहे, M2 V2 minus M2 U2 upon T, ये F21 की जगह लिख दिया। F12 कितना आ रहा है, M1 V1 minus M1 U1 upon T, M1 V1 minus M1 U1 upon T, T उधर ऊपर जाएगा मल्टीप्लीकेशन में होगा, दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, यही कैंसिल कर दें, कितना बच रहा है, M2 U2 V2 माइनस M2 U2 इज इक्वल टू M1 V1 माइनस M1 U1। ये जो माइनस वाली क्वांटिटी और U वाली क्वांटिटी, तो U वाली क्वांटिटी को हम क्या कर रहे हैं, एक तरफ लेकर के आ रहे हैं और दूसरी क्वांटिटीज को दूसरी तरफ लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिएगा यहां पर हमें क्या मिल चुका है, M2 V2 माइनस M2 U2 इज इक्वल टू M1 V1 माइनस M1 U1, ठीक है। सो इसको आप चेंज कर दो, चेंज करें तो ये देखिए कि कितना चेंज हो जाएगा। अच्छा, इसके अंदर चेंज करने से पहले एक चीज का और ध्यान रखना है कि इक्वल इन मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन अपोजिट होती है तो डायरेक्शन के लिए हमें यहाँ पे क्या भी लगाना था, माइनस साइन। अदरवाइज क्या हो जाएगा, अगर मैंने ये माइनस नहीं लगाया ना तो सिचुएशन में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। क्या चेंज आ जाएगा, देखिए अगर मैं ये माइनस छोड़ रहा हूं तो उससे दिक्कत क्या हो जाती है, M1 U1 अपॉन T। अब यहां नहीं लगाया तो ये दोनों तरफ माइनस ही बने रहेंगे। एक्चुअल में ये क्या बोलता है, फोर्स इक्वल है, इक्वल तो है, डायरेक्शन अपोजिट, तो डायरेक्शन अपोजिट के लिए क्या लगाते हैं, माइनस साइन। तो ये इसलिए यहाँ पे एक माइनस साइन भी आएगा, माइनस लगा दिया तो ये जब ओपन करेंगे तो ये तो बन जाएगा नेगेटिव, तो ये बन जाएगा नेगेटिव माइनस M1 V1, और ये जो माइनस वाला है ये बन जाएगा प्लस M1 U1, ठीक है। T तो कैंसिल हो ही चुका था। अब U वाली क्वांटिटीज को एक तरफ ले आओ और V वाली क्वांटिटीज को दूसरी तरफ ले आओ ट्रांसफर करके, जब नॉर्मल ट्रांसफर करते हैं मैथ्स के अकॉर्डिंग, तो माइनस वाला V1 इधर आएगा तो क्या बन जाएगा प्लस का, और ये एक चल ही रहा है यहाँ पर M2 V2, ये वाला उधर गया तो ये क्या बन गया, माइनस से उधर जाकर के प्लस M1 U1, और माइनस उधर गया तो प्लस M2 U2। ध्यान से देखें तो M1 V1 क्या है और M2 V2 क्या है, तो ये है P1 डैश प्लस P2 डैश इज इक्वल टू M1 U1 P1 M2 U2 P2। इसको क्या रीड करेंगे, P1 डैश प्लस P2 डैश का मतलब सम ऑफ लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन इज इक्वल टू P1 प्लस P2 सम ऑफ लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन, या सम ऑफ लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू सम ऑफ लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो ये चीज, ये हमारा इसका प्रूफ होता है। तो ऑलवेज रिमेंबर, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगता हो तो जो टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम है वो हमेशा कंजर्व बना रहता है। और इस चीज का ध्यान रखना है भाई, यहाँ पे मैग्नीट्यूड और अपोजिट डायरेक्शन बेसिकली 12th में आप देखेंगे, 11th में देखेंगे, वेक्टर फॉर्म होती है, लेकिन उसको अभी जाने दीजिए आप। अभी ये मानिए कि अपोजिट डायरेक्शन के लिए हम क्या यूज करते हैं, माइनस साइन, ठीक है। तो माइनस लगाना जरूरी है वरना यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। सो दिस वाज योर क्या पोर्शन, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छे से। सो दिस वाज द एंड ऑफ दिस चैप्टर, और इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट करेंगे वो रहेगा ग्रेविटेशन, है ना, ठीक है। चलिए, टिल सी यू, टेक केयर, बाय बाय एवरीवन।